37 क्या है? द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल ऑफ इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द मास एंड इट्स डायमीटर, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। अच्छा, ये 11th में जो आप लोग एरर वाला निकालते हो ना, वो जो हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए थे, और इवन रिसेंटली मेरे बहुत सारे वीडियोस आपके 11th क्लास के थे भी, तो उसमें है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? तो क्वेश्चन नंबर 37, देखो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पर आपका m बाई पाई डी क्यू अपॉन आपका 4/3 होता है, तो आप 6 लिख लो। ठीक है, इसका मतलब आप ये प्रोपोर्शनल कर सकते हो कि m/d3 के ये प्रोपोर्शनल है, राइट। अब देखो एरर परसेंटेज कैसे होगा इन रो, क्या हो जाएगा? डेल्टा रो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा m परसेंटेज एरर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6% प्लस 3 इंटू आपका 1.5%, तो ये हो जाएगा आपका 6% प्लस 4.5% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर डिस्टेंस 7x इज द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, चलो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, एक हम लोग क्वेश्चन करते थे DN वाला ना, कि मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वाला टाइप का जो क्वेश्चन होते थे, वो क्या था कि u + 1/2 g 2n-1। ठीक है, तो इसी से ही ये सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 38 कैसे होगा कि मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2x, लेट द टोटल डिस्टेंस जो है आपका वो हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड हाफ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेकेंड हाफ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ है। इसका मतलब जो हम लोग रिजल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो किसका यूज़ करेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। यानी कि हम देखो जो रिजल्ट यूज़ करेंगे वो हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड करें हम लोग, डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? SN इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2n-1। ठीक है, तो सारी चीज़ें पुट करना, देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन द मास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू c m टू द पावर p और v टू द पावर q a टू द पावर r वेयर c इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इफ x इज हैज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अच्छा, ये डायमेंशन एनालिसिस का यार अभी किया है मैंने, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने रिसेंटली किया है, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतना रिसेंट वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, तो हम लोग कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कभी वीडियो खोल के देखना 11 के, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x जो है वो दिया हुआ है कि कोई क्वांटिटी है जिसमें c कांस्टेंट है, m की पावर p है, v की पावर q है और a की पावर आपकी r है। m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और x का जो डायमेंशंस है वो फोर्स के डायमेंशंस है। ठीक है, तो मास का क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा m। ठीक है, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का हो जाएगा L t-1, और आपके एसेलरेशन का क्या हो जाएगा? एसेलरेशन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L t⁻²। ठीक है, और फोर्स का हम जानते हैं, फोर्स का क्या होता है? M_L_t-2। क्लियर है? तो RHS के डायमेंशन एनालिसिस जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m⁻p L t-1⁻q और L t-2⁻r, ये हम ले रहे हैं RHS को। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा भाई? करो इसको, तो ये हो जाएगा m⁻p और L की हो जाएगी Q + R और T की हो जाएगी -Q -2R। ठीक है, हो जाएगा ना? तो अब इसको इक्वेट कर दो RHS से, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? RHS में हमारा ये है, तो क्या मिल जाएगा? पावर को इक्वेट करने पर देख लो, P इज इक्वल टू 1, Q + R इज इक्वल टू 1 और -Q -2R इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया, इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा? Q इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा और R इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और सी ये वाले तो उसके क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं यहीं पे टिक कर दे रही हूँ, इसको पीछे नहीं ले जा रही है, मतलब कोई स्लाइड नहीं चाहिए। व्हाट आर द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग? डिस्करेजिंग पीयर लर्निंग, ओनली डिलीवरिंग लेक्चर्स, फैसिलिटेटिंग ग्रुप डिस्कशंस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, असाइनिंग वर्क विदाउट सुपरविजन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो थर्ड वाला होगा इसका आंसर। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट टू यूज ऑफ ICT? ICT का यूज के कंटेक्स्ट में देखना है, तो देखो ICT कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल स्टोर, ICT कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल रिट्राइव, ICT कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल मैनिपुलेट, ICT कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल ट्रांसमिट। अब आपको चूज करना है कौन सा वाला होगा। देखो
ये ABCD सब सही है, हैं कि आपका ACD सही है, AC और D सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ACD ही सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 32 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एडगर डेलेस कून ऑफ एक्सपीरियंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल का करना है, विजुअल सिम्बल्स, स्टिल पिक्चर्स, एग्जिबिट्स, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, यही सही है इसका तो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द मैच द फेजेस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल विथ देयर डिस्क्रिप्शन। कन्फ्रंटेशन एक तरफ है विथ प्रॉब्लम, डेटा गैदरिंग, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा बी, और तीसरे का हो जाएगा आपका ए, स्टूडेंट आइसोलेशन रिलेवेंट वेरिएबल विद हाइपोथेसिस, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज डेटा एंड फॉर्मुलेट रूल्स, यही होता है, ठीक है। सो आपका 28 का 4 हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, which of the following elements of the teaching model helps a teacher to use the model and tells how should begin the proceed further, क्या होगा बताओ, which of the following elements of the teaching model helps a teacher to use the model and tell how should begin and proceed further, मतलब कैसे उसको begin और proceed करते, ऑब्वियस ही बात है, जब तक हम लोग उसका syntax नहीं जानेंगे। तो इसका 29 होगा। Now see question number 46, a particle moving on a circle of a radius r with centripetal acceleration as a function of time k square r t square, where k is the positive constant, if alpha denotes the angle made by the resultant acceleration with tangential direction at the some instant of time, तो उसका एंगल पता करना है, ठीक है। चलो करते हैं पता। नाउ सी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जो सेंट्रीपिटल है, क्वेश्चन नंबर 46, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है आपका AC इज इक्वल टू 1/KT स्क्वायर, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आपका dV/dt, यानी कि आपका AT, क्लियर। अब अगर हम ये बोले कि अल्फ़ा जो है वो है एंगल आपका बिटवीन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो tan अल्फ़ा होगा वो होगा AC/AT, ठीक। अब हम ये कह सकते हैं कि भैया मान लो लेट डिनोट A of t इज इक्वल टू के, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉल्स, क्योंकि आप बोलोगे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है फॉल्स एज आपका 1/KT स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब v जो है प्रोपोर्शनल है 1/t के, यानी कि हम ये कह सकते हैं AT इज इक्वल टू dV/dt, यानी कि प्रोपोर्शनल है आपके 1/t स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, आपका प्रॉब्लम जो है वो एज्यूम कर रहा है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सटेंशन, जो क्वेश्चन है वो आपका एज्यूम करवा रहा है, कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपका के है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल जो है वो आपका वेरीज कर रहा है, यानी कि हम ये कहेंगे कि भैया tan अल्फ़ा जो है 1/KT स्क्वायर के इज इक्वल टू 1/K² t², तो इससे हमें ये पता चलता है कि भैया अल्फ़ा जो होगा वो tan इनवर्स 1/K² t² होगा, ठीक है। या हम ये भी कहेंगे कि भैया tan इनवर्स होगा, तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो होगा वो tan इनवर्स 1/KT² होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 ही सही लग रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 47, a spherical cell of mass 2 kg and radius r is rolling without slipping and angular speed omega on the horizontal plane, फिगर दिया हुआ है, the magnitude of the angular momentum of the shell about the origin O is, अच्छा, α/3 r² ओमेगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखो यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लीपिंग दिया है, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होगा, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि रोलिंग, अच्छा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 47, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। इसका मतलब आप बोलोगे कि भाई ये क्या होगा, आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल,
क्लियर है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि और हम जानते हैं कि किसी फॉर स्फेरिकल शेल जो होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, आई सी एम इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और हम वेलोसिटी एट सेंटर क्या जानते हैं, वेलोसिटी एट सेंटर पर क्या होगा, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ये भी हम जानते हैं। तो जो एल होगा वो क्या हो जाएगा, एम वी आर प्लस आई ओमेगा, यानी कि पुट करो वैल्यू एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया 5/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब l जो है हमारा 10/3 आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि हम इसमें से देख सकते हैं कंपेयर करके कि अल्फ़ा जो होगा मेरा वो 10 हो जाएगा। क्लियर है, अल्फ़ा जो होगा वो मेरा 10 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अबाउट, अरे यार ये तो डायरेक्ट फार्मूला है और इसका 1/2 mr स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, a ball is projected from the ground at an angle theta with the horizontal. After 1 second it is moving at an angle 45 degree with the horizontal, and after 2 second it is moving with the horizontal. What is the speed of the projection of the ball? अब जी को आपको लेना है 10 मीटर सेकेंड। अब ये प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला है तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए पहले प्रोजेक्शन देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टाइल है आपका सेम एंगल बना रहा है अगेन आफ्टर 2 सेकेंड, यही तो हम देख रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि, लिख देती हूँ, बाद में ये क्वेश्चन आपको काम आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल टू मेक द सेम एंगल अगेन आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन 4 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ आपका 4 सेकेंड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, वो ये वाली चीज़ हमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन किया है क्लास में, वीडियोस भी सारे मैंने डाल रखे हैं जैसे कि आपको हेल्प में कभी भी आप देख सको। 4, तो अगर मैं ये कहूँ कि थीटा जो है वो गिवन है 45 डिग्री, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/√2, यानी कि हम इसमें अगर पुट करें तो 2u × 1/√2 इज इक्वल टू 2/10 है यहाँ पे। तो इससे मेरा u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी ना, 10√2 आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन 4 है इसका सही ऑप्शन है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वेयर द सिंबल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग। भैया कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे बताओ, सीधी सेकेंड लॉ ऑफ उसका मोशन, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पर g का इस्तेमाल कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ये तो वैसे इजी है, यहीं पे कर दूँ क्या, चलो कोई ना, अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहा क्या है भाई कि आपके जो दो ए और बी मान लेते हैं कोई यूनिट वेक्टर्स है और उसका बीच का एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो लेट ए एंड बी जो है आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, और एंगल बिटवीन देम जो है वो क्या है आपका, वो है आपका थीटा। क्लियर है, एंगल बिटवीन देम क्या है आपका, वो है आपका थीटा। तो अब हम क्या कह सकते हैं भाई कि a प्लस बी का जो मॉड होगा वो 1 होगा, और हम साथ में ये भी कहेंगे कि a b इज इक्वल टू 1। तो ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है बेटा जी कि 2 + 2 cos थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू 1, यानी कि, और हम जानते हैं भैया कि cos थीटा इज इक्वल, ये जो आपका निकल रहा है ये -1/2 निकल रहा है, इससे इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 निकल रहा है, ठीक है। अब देखो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 - 2 cos थीटा अंडर रूट, यानी कि आप √2 + 1 बोलोगे, यानी कि आप √3 बोलोगे, समझ गए बात को। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर। हाँ से क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स इज ऑफ मास 3 kg कोलॉइड इलास्टिकली इन अ 1 डायमेंशन कॉलिजन, ठीक है। द फर्स्ट बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड towards the second ball which is initially at rest. What is the final velocities v1 and v2 and the first ball and second ball respectively after the collision?
तो इसका फाइनल वेलोसिटीज हमें देखना है। देखो आइडेंटिकल बॉल्स है दोनों, तो दोनों के मास 3 kg हो जाएंगे। अच्छा, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन में गया तो u1 आपका क्या है, यहाँ पे u1 जो है वो आपका 5.0 मीटर पर सेकेंड है और u2 आपको पता नहीं है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन आइडेंटिकल मास है तो एक आपके v1 जो हो जा रही है वो 0 और v2 जो हो जा रही है वो आपकी 5। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इजी क्वेश्चन है। Now see question number 49. The left block of a mass m is figure in moving with the velocity v collides inelastically with the right block having the same mass and sticks to it. Stick कर गया. Find the amplitude of the resulting simple harmonic motion. ये इससे टकराया, टकरा के इसके साथ स्टिक कर गया बेटा। तो हमें यहाँ इसको सॉल्व करना है मोमेंटम से। ठीक है, करते हैं, चलो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो लेफ्ट ब्लॉक में ही होगा क्योंकि वो मूविंग मोशन में है, और ये हो जाएगा आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं पूरा अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इनिशियल मोमेंटम जो होगा बेटा ये केवल और केवल आपके लेफ्ट ब्लॉक में होगा, ओनली द लेफ्ट ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि वही आपका मूविंग ब्लॉक है। तो और यही चीज़ आपके इक्वल हो जाएगी टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम, और ये हो जाएगा आपका एम वी। क्लियर। अब आप बोलोगे कि आफ्टर इन इलास्टिक कॉलिजन, आफ्टर इन इलास्टिक कॉलिजन क्या हो जाएगा, कंबाइंड मास, कंबाइंड मास ये हो जाएगा आपका 2m। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ये देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, एक हफ्ते पहले की बात है, 11th क्लास को पढ़ाया भी था और आप लोग को भी सेंड किया था देखने के लिए एक बार। तो v/2 क्योंकि क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था तो जैसे कि रिवीजन हो जाए। अब हम ये कहेंगे जो वेलोसिटी जो होगी इम्पार्ट करेगी आपके कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो नो इफेक्ट इन द इंटरनल मोशन क्योंकि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि भैया दिस वेलोसिटी इज इम्पार्टेड टू द सेंटर तो इम्पार्टेड इन द सेंटर हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है इंटरनल मोशन से, नो इफेक्ट इन द ऑन द इंटरनल मोशन, इंटरनल मोशन क्योंकि दैट इज स्प्रिंग कंप्रेशन हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन आपके टू मासेस बिफोर स्टिकिंग। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, तो देख लो भाई। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके बिटवीन टू मासेस बिफोर स्टिकिंग, बिफोर स्टिकिंग। ठीक है, स्टिक करने से पहले क्या हो जाएगा, लेफ्ट ब्लॉक एट वी और राइट ब्लॉक एट 0। लेफ्ट ब्लॉक जो हो जाएगा वो वी और राइट ब्लॉक जो हो जाएगा वो आपका 0। लेकिन आफ्टर स्टिकिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर स्टिकिंग की जो होगी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा किससे, v/2 से, v/2 से। क्लियर। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई v/2 से मूव करने की, तो आप क्या कह सकते हो भैया कि जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम है लेफ्ट ब्लॉक जो होगा वो v/2 हो जाएगा और राइट ब्लॉक जो होगा -v/2 हो जाएगा। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो लेफ्ट ब्लॉक होगा वो हो जाएगा v/2 और जो राइट ब्लॉक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -v/2। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो गई वो आपकी v हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी वो आपकी v हो गई। इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, क्यों आएगा, देखो ये देख के ये आंसर लग रहा है क्योंकि देखो इतना जब आप v कैलकुलेट कर लिए तो आप ये नहीं देख के नहीं बता सकते कि ये क्या हो जाएगा। जो आपका एंटायर रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंप्रेशन होगा वो आपकी कौन सी एनर्जी यूज़ करेगा, पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करेगा। तो हम ये बोलेंगे भैया हाफ म्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 KA स्क्वायर, और जहाँ पे म्यू तो आपका वो रिड्यूस मास है m/2 हो जाएगा। क्यों भैया m/2 हो जाएगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू m.m/m+m। ठीक है, तो इससे 1/2 m/2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1/2 KA स्क्वायर, इससे आपका mv²/4 इज इक्वल टू 1/2 KA स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका a जो आएगा वो √mv²/2 k इज इक्वल टू v ऑफ m/2 k, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। क्लियर है। नाउ से 50 द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय दिस। अच्छा, देन द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन वेव कंपेयर कर लो ना, ये हमारा दिया हुआ है
ठीक है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे भैया, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से कंपेयर करो, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो इससे हमारे ओमेगा क्या निकल रहा है 60। अच्छा, टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि आप क्या बोलोगे 2 पाई बाई 60, यानी कि पाई बाई 30 सेकेंड। तो 50 का तीसरा वाला होगा। ठीक है, इसके बाद 51 वाला देखो, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज। अब देखो पार्टिकल का अगर मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड अगर ए है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए है, एम्पलीट्यूड अगर ए है, क्वेश्चन नंबर 51 यहीं पे कर देते हैं यार, बहुत ईजी है। तो पार्टिकल कहाँ जाएगी, माइनस ए जाएगी, फिर ए जाएगी, प्लस ए जाएगी, फिर आप माइनस ए ले जाओगे, तब जाके वन कंप्लीट साइकिल हुआ ना। ये आपका क्या है, वन कंप्लीट साइकिल, ये आपका वन कंप्लीट साइकिल। तो यानी कि डिस्टेंस वो कितना कवर्ड किया, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 2a हो गया। ठीक है, कहाँ से, जब वो a से आपका माइनस ए गया। सिमिलरली जब वो माइनस ए से वापस प्लस ए जाएगा, तो यानी कि आपका 2a डिस्टेंस कवर्ड हुआ। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a प्लस 2a, यानी कि आप बोलोगे 4 है। क्लियर, फोर्थ वाला। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, द वेव्स ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी आपका 100 हर्ट्ज का एंड अ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो करते हैं। If the second wave was produced 0.015 second later than the first at the same place, the phase difference between is 3 pi. अच्छा, if the two waves were produced at the same instant but the first one was produced at a distance 4 centimeter behind the second wave, the phase difference between the 4 pi. अच्छा, अब देखो जब सीधा सीधा फेज डिफरेंस वाला कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 52 यहीं पे देख लेते हैं। फेज डिफरेंस जब सेकेंड वेव लैग करती है टाइम टी से, ठीक है, तो हम फाई तब क्या देखेंगे 2 पाई न्यू टी, यानी कि जब 0.015 सेकेंड होगा, न्यू आपका 100 हर्ट्ज होगा, यानी कि आपका फाई क्या हो जाएगा, इसका मतलब फाई हो जाएगा 2 पाई इंटू 100 इंटू 0.015, यानी कि आपका 3 पाई आ रहा है। ठीक है, सही है भाई, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए जब लैम्डा 2 से लैग कर रहा है, तो आपका फोर्स अगर मान लो फेज क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट, आपका फेज 2 पाई 4 सेंटीमीटर आ गया ना, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका 4 पाई अगर फेज आ गया, तो इसने कितना दिया है फेज, 4 पाई कैसे आ जाएगा बताओ, 4 पाई तो आएगा ही नहीं ना, 2 पाई आएगा ना, क्योंकि ये लैग कर रहा है 2 सेंटीमीटर से। तो 4 पाई जो है वो गलत है, और 2 पाई जो होगा आपका वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ओनली द स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े।